हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने माहेश्वरी सूत्र को पढ़ लिया है, हमने प्रत्याहार को पढ़ लिया है और हमने आयोग वाह और स्वर एवं व्यंजनों के भेदों को डिटेल में देख लिया है। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रयत्न। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 या 2 एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। 1 या 2 एमसीक्यू तो फिक्स है कि इस टॉपिक से आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एकदम आसान सा टॉपिक है ना। आपको पता होना चाहिए प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल, बस, है ना। एमसीक्यू पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि एक तो ये वाला चैप्टर और जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि संज्ञा प्रकरण। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। तो आपको ये 2 चैप्टर वैसे ही तैयार करना है कि आपके सारे एमसीक्यू क्या हो जाए, एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो एकदम आसान से टॉपिक है ना। बस यहाँ पर आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, प्रश्न क्या होता है, इनके प्रकार और इनके एग्जाम्पल, बस, है ना। प्रकारों की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी मैं हूँ, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, डिटेल में हम पूरी चीजों को कवर कर लेंगे, है ना। जैसे ये लेक्चर पूरा एंड होगा तो प्रयत्न जो है वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आपको यहाँ पर बस क्या करना है, लेक्चर को सुनना है। मेरे साथ ही आपको क्या कर लेना है, सारे सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना है। ठीक है, सारे प्रयत्न के एग्जाम्पल्स को आपको मेरे साथ ही याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो आप टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रयत्न। तो प्रयत्न क्या होता है, तो वर्णों का उच्चारण करने में जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस चेष्टा को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, प्रयत्न का मतलब ही क्या होता है, प्रयत्न का मतलब ही प्रयास होता है या क्या होती है, चेष्टा होती है। ठीक है, तो वर्णों को बोलने में जो प्रयास किया जाता है, वर्णों को बोलने में जो चेष्टा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अ बोल रहा हूँ, है ना, क बोला मैंने, जैसे कि मान लो ख बोला, तो इन वर्णों को बोलने में मेरे को क्या करना पड़ा, कुछ प्रयास करना पड़ा। ठीक है, तो वर्णों को उच्चारण करते वक्त जो प्रयास किया जाता है तो उसी प्रयास को क्या बोलते हैं, प्रयत्न। कहीं कहीं पर आपको यत्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण करते वक्त जो प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास को ही क्या कहा गया है, प्रयत्न या यत्न कहा गया है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा आपका अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा आपको क्या हो जाएगा, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न होता है, वह प्रयास होता है जो वर्णों के मुख से बाहर निकलने के पूर्व जो प्रयास किया जाता है। ठीक है, वर्णों के मुख से बाहर निकलने के पूर्व जो प्रयास किया जाता है उस प्रयास को क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर, यानी कि वर्ण आपका क्या है, मुख के अंदर ही है, उस दौरान जो प्रयास किया जाता है ना, उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, वर्णों के उच्चारण करने के पूर्व यानी कि मुख से बाहर निकालने के पूर्व जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और संव्रत। ठीक है, वही अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है, बाह्य, बाह्य यानी कि बाहर, है ना, यानी कि वर्ण जब बाहर निकल रहा है मुख से तो उस दौरान जो प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संवार, विवार, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार से 11 प्रकार के क्या होते हैं, आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, वर्णों के उच्चारण करने में जो प्रयास किया जाता है उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न या यत्न कहते हैं। ठीक है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से।
पहला क्या हो जाएगा स्पृष्ट, फिर ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है। बाह्य प्रत्यय की बात करते हैं, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा, आपको मैं बोर्ड पर लिखकर भी बताऊंगा ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाए। मेरा एम यही है कि ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो तो आपको खत्म होते ही सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक, चलिए तो आप यहाँ पर देखिए अभ्यंतर प्रत्यय की बात करते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने के पूर्व, यानी कि वर्णों को मुख से बाहर निकालने से पूर्व, यानी कि जब वर्ण क्या मुख के अंदर ही है तो उस दौरान जो प्रयास किया गया है उस प्रयास को क्या कहते हैं, उस प्रयास को हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और क्या हो जाएगा आपका संवृत। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, अब ये जो सारी चीजें यहाँ पर जो लिखी हुई है इसको मैं एक बार फिर से मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड पर आकर आपको सारी चीजें बताऊं, है ना, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। क्योंकि मैं जब लिख लिख कर आपको बताऊंगा ना, है ना, मैं खुद जब लिखूंगा आप देखोगे साथ में बोलोगे तो आपको मेरे साथ ही सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए तो मैं इसकी स्क्रीन मिररिंग को थोड़ा बंद करता हूँ और बोर्ड पर आता हूँ। ठीक है, बोर्ड पर आता हूँ। ठीक, चलिए तो बोर्ड पर आते हैं। बोर्ड पर आने से पहले थोड़ा सा मैं प्रमोशन मार देता हूँ। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो ये जो संस्कृत की सीरीज में जो मैंने संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक स्टार्ट किया है, ये तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, है ना, पूरा चैप्टर। इसके बाद में संज्ञा प्रकरण भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसके बाद बाकी की जो सीरीज है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये दोनों बेसिक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जितने भी यूट्यूब ऑडियंस है उनको भी बेसिक पता चल जाए, है ना, मतलब उनका भी एक संस्कृत का बेस तैयार हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया तो आपको तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर है जो कि एक बेसिक है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो कि वो भी बेसिक है, तो वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। बाकी आपको सारी चीजें, है ना, पूरा संस्कृत का सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगा, मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगा जो कि आयुर्वेदा विंग्स। ठीक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कई सारे आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको संस्कृत का अलग कोर्स मिल जाएगा, अगर आपको फुल कोर्स लेना हो तो आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 2024 बैच के स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप क्या हो, अगर आप 2024 बैच के स्टूडेंट हो यानी कि न्यू स्टूडेंट हो, अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको सुश्रुत 2.0, है ना, आपको क्या करना है, आपको सुश्रुत 2.0 कोर्स में इनरोल करना है। ठीक है। और अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट हो यानी कि आप ओल्ड बैच के स्टूडेंट हो, है ना, आपकी एग्जाम में मार्च में, तो आपको क्या करना है, BMS फर्स्ट प्रोफ कंप्लीट कोर्स, है ना, BMS फर्स्ट प्रोफ कंप्लीट कोर्स, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है। और कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरे को सिर्फ संस्कृत का लेना है, मेरे को सिर्फ संस्कृत का लेना है, तो आप संस्कृत का भी वहां पर चेक कर सकते हो, आपको संस्कृत का अलग से भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत का मैंने फुल कोर्स वहां पर पढ़ा रखा है, अगर आप अलग से लोगे ना तो आपको वहां पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ, ठीक है, तो दोनों की प्राइस कितनी है, 4000 रुपीज है। कितनी है, 4000 रुपीज। ठीक है, 4000 रुपीज। लेकिन फिर भी मैंने सुश्रुत 2.0 में यहाँ पर मैंने ऑफर लगा रखा है जो कि 31 दिसंबर तक क्या है, ये ऑफर रहेगा। ठीक है, इस ऑफर में क्या है, इस ऑफर में ये है कि आप जैसे ही आयुर्वेदा विंग्स कूपन कोड को यूज करेंगे तो ये जो 4000 का कोर्स है इसमें 500 रुपीज ऑफ हो जाएगा, है ना, 500 रुपीज क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यही कोर्स आपको 3500 में मिल जाएगा, 3500 में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको ऑफर का एडवांटेज लेना है तो 31 दिसंबर टाइम है, देख लीजिए आप। ठीक है, इससे पहले पहले आप ले सकते हैं, वरना ये कोर्स कितने का, 4000 रुपए का। ठीक है, चलिए तो इस तरह से थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रयत्नों को पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रयत्न क्या होता है, तो वर्णों का उच्चारण करते वक्त, है ना, वर्णों का उच्चारण करते वक्त जो प्रयास किया जाता है उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाए। ठीक है, तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो क्या हो जाएगा आपका अभ्यांतर प्रयत्न, है ना, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, है ना, अभ्यांतर प्रयत्न। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा बाह्य प्रयत्न, है ना, दूसरा आपका क्या हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, अभ्यांतर प्रयत्न की। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, तो वर्णों के उच्चारण करने के पूर्व, यानी कि वर्ण मुख से बाहर ही निकलने वाला हो, उसके पूर्व जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न। यानी कि वर्ण मुख के अंदर ही है ना, तो उस दौरान जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, चलिए उसे हम देख लेते हैं एक बार फिर, है ना। अभ्यांतर प्रयत्न, है ना, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, तो अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो 5 प्रकार कौन कौन से, 5 प्रकार कौन कौन से, तो नंबर 1 है ना, नंबर 1 सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पष्ट, है ना, क्या हो जाएगा, स्पष्ट। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ईषत् स्पष्ट, है ना, क्या हो जाएगा, ईषत् स्पष्ट। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, ईषत् विव्रत, है ना, ईषत् विव्रत। ठीक है, और चौथा हम बात करते हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा, विव्रत। ठीक है, और पांचवा हम बात करते हैं, तो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका संवृत। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ आप याद कर लीजिए, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संवृत। ठीक है, तो चलिए हम नीचे से इनके उदाहरण को देख लेते हैं ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। इनके नाम और इनके एग्जाम्पल, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, किस प्रकार से पूछेगा एक बार फिर आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताऊंगा, लेकिन अभी आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे से समझने की कोशिश करते हैं ना। तो देखिए, अगर हम विव्रत की बात करते हैं, है ना, तो विव्रत का मतलब क्या होता है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है, तो देखो विव्रत जो होते हैं वह अभ्यांतर प्रयत्न होता है ना, जिसका उदाहरण क्या होता है, जिसका उदाहरण क्या है, जिसके उदाहरण है ना, जिसके उदाहरण क्या है ना, विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, और इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, तो इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है, सारे स्वर, है ना, अच अच, यानी कि स्वर, जितने भी स्वर है ना, जितने भी स्वर अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। ठीक है, तो इन सभी का अभ्यांतर प्रयत्न जो होता है वो क्या होता है, विव्रत होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, यानी कि आप क्या करोगे, जितने भी स्वर है, जैसे कि अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, तो इनका जब आप क्या करते हो, उच्चारण करते हो, है ना, तो मुंह जो होता है वो क्या होता है, मुंह को आपको क्या करना पड़ता है, खुलना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए अ ई उ ई उ री री ए ओ आई औ, तो आप देखिए यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने जब इनका उच्चारण किया, इन अच स्वरों का उच्चारण किया, तो आपको क्या करना पड़ा, मुंह को खोलना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यांतर प्रयत्न क्या कहलाता है, विव्रत कहलाता है। ठीक है, मैं अगर मैं संवृत की बात करता हूं, तो संवृत जो है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऋष्व अ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऋष्व अ, ऋष्व अ। ठीक है, और ये ऋष्व अ जो है, उसका अभ्यांतर प्रयत्न संवृत कब होता है, प्रयोग की दशा में, है ना, कब होता है, प्रयोग की दशा में, प्रयोग प्रयोग की दशा में। अब यहाँ पर क्या होते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछते हैं कि सर अगर मान लो एग्जाम में क्या आया, अगर एग्जाम में मान लो इस तरह से दे दिया कि इस ऋष्व अ का आप अभ्यांतर प्रयत्न बताइए। ठीक है, और वहां पर ऑप्शन रहा, क्या ऑप्शन रहा, एक तो वहां पर मिल गया विव्रत, एक तो वहां पर मान लो विव्रत मिल गया,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दे दिया उन्होंने समव्रत, ठीक है, समव्रत, ठीक है। तीसरा उन्होंने ऑप्शन में दे दिया स्पृष्ट, स्पृष्ट, है ना। और चौथा चौथा उन्होंने मान लो यहाँ पर दे दिया संवार, चौथा क्या दे दिया, संवार। तो आप हमें ये बताइए कि हम विव्रत को लगाएंगे या संव्रत को लगाएंगे, क्योंकि देखो हमने विव्रत का एग्जांपल क्या देखा, सारे स्वर जो होते हैं, है ना, सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका अभ्यंतर प्रत्यय विव्रत होता है। तो आप ऋस्व ये भी स्वर है ना, तो इसका अभ्यंतर प्रत्यय तो क्या होगा, विव्रत होगा। और यहाँ पर भी ऋस्व आ गया, तो हम विव्रत को लगाएंगे या संव्रत को लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये वाला एग्जाम्पल के बारे में पूछेगा तो वहां पर साइड में कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, प्रयोग की दशा में ऋस्व अ का अभ्यंतर प्रत्यय होता है। तो अगर इस प्रकार से आपको लिख के दे दे, अगर इस प्रकार से आपको लिख के दे दे कैसे, ऋस्व अ प्रयोग की दशा में, ऋस्व अ प्रयोग की दशा में, बस इसको आप याद कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। प्रयोग की दशा क्या होता है इसका दिमाग मत लगाइए, हालांकि यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, ऋस्व अप्रयोग की दशा में अभ्यंतर प्रत्यय है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या लगा देना है, संव्रत को लगा देना है ना। लेकिन अगर मान लो ये नहीं लिखा हुआ हो, ये नहीं लिखा हुआ हो और डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से दे दे, है ना, ये नहीं लिखा हो और डायरेक्ट कुछ ये क्या कर दे, डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से दे दे, ठीक है, डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से दे दे कि ये ऋस्व अ का अभ्यंतर प्रत्यय है, तो आपको फिर क्या लगा देना है, आपको फिर क्या लगा देना है, आपको फिर यहाँ पर विव्रत को लगा देना है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या दिया, विव्रत, विव्रत का, विव्रत जो होता है इसका एग्जाम्पल कर जाएगा, सारे स्वर जो होते हैं इन सभी का अभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है, विव्रत होता है। विव्रत का मतलब खुला हुआ, यानी कि जब आप क्या करते हो, इन स्वरों का उच्चारण करते हो तो क्या करना पड़ता है, मुंह को खुलना पड़ता है। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर हम क का उच्चारण करते थे, यहाँ भी तो मुंह खुल रहा है, ख का उच्चारण करते हैं, यहाँ भी तो मुंह खुल रहा है, ग का कर लो, च का कर लो, यहाँ भी तो मुंह खुल रहा है, तो ये विव्रत क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि क क्या है, क एक व्यंजन है जो कैसा होता है, जो जो डिपेंडेंट होता है किस पर, स्वर पर, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए ये किस पर डिपेंड होते हैं, ये स्वरों पर डिपेंड होते हैं। अगर मैं क की बात करता हूं तो क असल में कुछ इस प्रकार से होता है, क कैसा होता है, अर्धमात्रिक होता है। इसको पूर्ण करने के लिए साथ में क्या लगाना पड़ता है, आपको स्वर लगाना पड़ता है। यहाँ पर जो क आप बोलते हो तो आपका जो मुंह खुलता है क, तो किस कारण खुल रहा है, वो इस अ के कारण खुल रहा है, ठीक है ना। तो क बोलोगे मतलब जितने भी व्यंजनों का आप क्या करोगे, ये करोगे तो आपका मुंह तो खुलेगा, तो वो, लेकिन वो किस कारण खुल रहा है, वो इस साथ में स्वर के कारण खुल रहा है ना, स्वरों के कारण खुल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको मैंने डाउट को क्लियर कर दिया, ठीक। तो चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि विव्रत जो होते हैं इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, सारे स्वर, ठीक है। संव्रत की बात करते हैं तो ऋस्व अ, लेकिन ये कब होगा, प्रयोग की दशा में होगा, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या बोला गया है, ईसत विव्रत, ईसत विव्रत। अब देखो, ईसत विव्रत से पहले हम स्पृष्ट को देख ले, ठीक है। स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श, है ना, स्पर्श, है ना, यानी कि स्पृष्ट जो होता है वह अभ्यंतर प्रत्यय होता है। स्पष्ट क्या होता है, वह अभ्यंतर प्रत्यय होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये वर्ण जो होते हैं ये क्या करते हैं, उच्चारण स्थान का परस्पर स्पर्श करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क से लगाकर म तक, क से लगाकर म तक 25 वर्ण जो होते हैं, क से लगाकर म तक 25 वर्ण जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके स्पष्ट वर्ण होते हैं, है ना। जैसे कि आप क को बोलिए, क, ख, ग, तो आप क को देखिए, जब आप क का उच्चारण करते हैं ना, क, तो ये मुंह से जब बाहर निकलता है, मुंह से जब बाहर निकलता है उसके जस्ट पूर्व आप इसको ध्यान दीजिए, मतलब मुंह आप क्या करिए, क को बाहर मत निकालिए और सिर्फ इसको अंदर ही रखे इसको कोशिश कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर, आप जब अब इसको जब बोलने की कोशिश करेंगे, है ना, तो आपको ये प्रतीत होगा कि इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न है, यानी कि जो आप क्या कर रहे हो अंदर, जब क आपका क्या है, मुंह से अंदर, मुंह के अंदर ही है, यानी कि इसको आपने बाहर नहीं निकाला, तो उस दौरान आपको कुछ इस प्रकार से स्पर्श होगा कि मतलब इस मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये क्या कर रहा है, कंठों को स्पर्श कर रहा है। देखिए आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा।
क बोलने की कोशिश कीजिए तो आपको यहाँ पर आभास होगा, कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि कंठ एक दूसरे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यंतर प्रत्यय क्या कहलाता है, स्पष्ट कहलाता है। ठीक है, तो क से लगाकर म तक यानी कि 25 वर्ण जो होते हैं, है ना, क से लगाकर म तक के सारे 25 वर्ण, इन सभी का अभ्यंतर प्रत्यय जो होता है क्या होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप प को देखिए, प फ, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों होठ जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। बिना होठ को स्पर्श किया प फ ब ब प फ इनको आप निकाल ही नहीं सकते। आप देखिए, अब दोनों होठ को मैं ऊपर कर दूं, है ना, और आप प बोलने की कोशिश कीजिए तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पा रहे हैं। देखो, मतलब आप बोल ही नहीं पा रहे, है ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। प प देखिए, प यहाँ पर होठ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आप त बोलिए, त द ध, तो जिह्वा जो रही है वो क्या कर रही है, आपके दंत को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यंतर प्रत्यय जिसमें क्या होता है, उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हुए वर्ण बाहर निकलते हैं, है ना, या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट या स्पर्श कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा, ईसत स्पष्ट। ईसत का मतलब क्या होता है, थोड़ा, है ना, थोड़ा, यानी कि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्पर्श हो रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईसत स्पष्ट की बात करते हैं, ईसत स्पष्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यण प्रत्याहार, है ना, यण प्रत्याहार में आने वाले सारे वर्ण, जैसे कि बात करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, य व र और ल, ये चार वर्ण क्या होते हैं आपके, ईसत स्पष्ट होते हैं। ईसत विवृत, विवृत का मैंने मतलब आपको बता दिया, विवृत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, ईसत का मतलब थोड़ा खुला हुआ, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है आपका सल प्रत्याहार, है ना, सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, है ना, श श श और ह, है ना, यानी कि तालुब स, मूर्धांश स, दंती स और आपका ह। ठीक है, तो आप जब इनका उच्चारण करोगे श श श ह, तो इनका जब उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह खुलेगा, लेकिन कैसा खुलेगा, जरा कम खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यंतर प्रत्यय क्या कहलाता है, ईसत विवृत कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यंतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल, है ना। विवृत की बात करते हैं, विवृत में सारे स्वर आ जाएंगे। संवृत की बात करते हैं तो ऋस्व आएगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, जो कि किस कब यूज होता है, प्रयोग की दिशा में यूज होता है। ठीक है, ईसत विवृत की बात करते हैं तो इसमें सल प्रत्याहार यानी कि श श श ह, ये चार वर्ण। ईसत विवृत की बात करते हैं यवर अलग, और स्पष्ट की बात करते हैं कस लगाकर म तक सारे 25 वर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, अभ्यंतर प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाह्य प्रत्यय की, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कि क वर्ण का अभ्यंतर प्रत्यय होता है, तो इनमें से चार दे देगा आपको, जैसे कि मान लो स्पष्ट दे दिया, ईसत स्पष्ट दे दिया, ईसत विवृत दे दिया और विवृत दे दिया। तो आपको याद है एग्जाम्पल इनके, है ना, जैसे कि स्पष्ट जो होते हैं कस लगाकर म तक, तो आप ढूंढ निकालोगे, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्पष्ट को टिक लगा दोगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप कर पाओगे इसको। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि अभ्यंतर प्रत्यय में ये जो दो प्रत्यय है, विवृत और संवृत, ये किसके लिए है, ये स्वरों के लिए है। और स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विवृत की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, ये व्यंजनों के लिए, है ना, ये व्यंजनों के लिए है। और ये किसके लिए है, ये स्वरों के लिए है। ठीक है, मान लो कुछ इस प्रकार से पूछ लिया कि स्वरों के लिए अभ्यंतर प्रत्यय है तो विवृत और संवृत। ठीक, व्यंजनों के लिए तो स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विवृत। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं बाह्य प्रत्यय, है ना, बाह्य प्रत्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रत्यय 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। ठीक है, बाह्य मतलब वर्ण जब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान मुख से बाहर निकल रहे हैं ना, तो उस दौरान जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्यय कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, याद कर लीजिए मेरे साथ ही, है ना, मेरे साथ याद कर लीजिए। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा
संवार। पहला आपका क्या हो जाएगा? संवार, है ना। दूसरा विवार, है ना। तीसरा श्वास, है ना, श्वास। चौथा नाद, है ना। पांचवा घोष, छठा अघोष, है ना। सातवा अल्प प्राण, आठवा, ठीक है, आठवा महाप्राण, ठीक है। नौवा उदात्त, है ना, उदात्त। 10वां अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। 11वां क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा आपका स्वरित। ठीक, तो इस प्रकार से कितने होते हैं आपके? 11 बाह्य प्रश्न होते हैं। ठीक है, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, इस प्रकार से आप क्रम से याद कर लीजिए। अब इनके एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर आएंगे, है ना। एग्जाम्पल में नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। किसकी बात कर लेते हैं? उदात्त, है ना, अनुदात्त। मेरे साथ ही सब याद कर लो आप। ठीक है, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, तो इन तीनों के, है ना, इन तीनों के जो एग्जाम्पल है, इन तीनों में, है ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों में क्या हो जाएगा? सारे स्वर आ जाएंगे, यानी कि अच प्रत्याहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में क्या होता है? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आई और आओ। ठीक है, ये इस तरह से ये सारे स्वर, है ना, इस तरह से सारे स्वरों का जो बाह्य प्रश्न होता है वो क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। याद करिए, हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? हम ऑलरेडी स्वरों के भेदों में हमने देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि बाह्य प्रश्न के आधार पर स्वर जो होते 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त यानी कि उच्च है उदात्त, अनुदात्त यानी कि नीचे है उदात्त, और स्वरित यानी कि समाहार स्वरित। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं उस टॉपिक को वापस नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, बस आपको मैं यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों में क्या आ जाएंगे? सारे स्वर आ जाएंगे, यानी सारे स्वरों का बाह्य प्रश्न क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, है ना। जैसे की बात करते हैं, अ की बात करते हैं, वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित यानी कि आप ये जो अ है, तो इसको आप उच्च भाग से भी इसका उच्चारण कर सकते हो, निम्न भाग से भी कर सकते हो और मध्य भाग से भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही बाकी स्वर को भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सारे स्वरों का बाह्य प्रश्न क्या हो जाएगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो जाएगा, है ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे एग्जाम में क्या कर लेगा? हाँ, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर उठा के दे दिया कि इस तरह से दे दिया, है ना, ये आई दे दिया, तो इसका बाह्य प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न है, और 3-3 के जोड़े बना देगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले में दे दिया, इन्होंने क्या दे दिया? पहले में क्या दे दिया? संवार, नाद और घोष दे दिया। ठीक है, दूसरे में मान लो इन्होंने क्या दे दिया? दूसरे में इन्होंने ये दे दिया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। उदात्त, अनुदात्त और क्या दे दिया? स्वरित दे दिया, है ना, और क्या दे दिया? स्वरित दे दिया। ठीक है,
तीसरे में मान लो इन्होंने क्या दे दिया, अल्प प्राण दे दिया, अल्प प्राण दे दिया, है ना। और चौथे में मान लो यहाँ पर क्या दे दिया, महाप्राण दे दिया। ठीक है, तो आपको किसको टिक लगाना, अगर आपको पता है कि जितने भी स्वर होते हैं उनका बाह्य प्रत्यय उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है। ठीक है, तो आप बी को टिक लगा के आ जाओगे। अगर नहीं पता होगा तो सोचते रह जाओगे क्या था यार, क्या पढ़ा था, है ना। दिमाग को जोर लगाओगे, या तो फिर ये काम करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा, महाप्राण, है ना। फिर बाहर आओगे, दोस्तों से पूछोगे सही गया तो हाँ मेरा तुक्का सही निकला, और गलत गया तो माथा ठोकोगे। तो बस इस तरह से याद कर लो आप, जितने भी स्वर होते हैं उन सबका बाह्य प्रत्यय क्या होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हम क्या देखते हैं, अगला हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अल्प प्राण की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण देखो, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु, है ना। तो जब आप क्या करते हो इन वर्णों का, जैसे कि बात करते हैं हम, पहले इसका उदाहरण देख लीजिए, है ना। अल्प प्राण के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो अल्प प्राण का उदाहरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण का उदाहरण, अल्प प्राण के बारे में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि वर्गों का, है ना, क्या हो जाएगा, वर्गों का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण, वर्गों का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, ये अल्प प्राण के उदाहरण है ना। याद कर लो, बड़े बड़े लिखा में, ताकि आपकी ये जो आंखें है ना, आपकी आंखें कैच कर ले। वर्गों का क्या बोला, अल्प प्राण का उदाहरण, वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा वर्गों का, तो देखिए आप यहाँ पर, आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, पहले ही बताया था, कुवर्ग, है ना, कुवर्ग, चुवर्ग, है ना, टू वर्ग और पुवर्ग। ठीक है, अगर मैं कुवर्ग की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग, है ना। चुवर्ग की बात करते हैं, च, छ, ज, झ, य। टू वर्ग की बात करते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। टू वर्ग की बात करते हैं, त, थ, द, ध, न। पुवर्ग की बात करते हैं, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं। कुवर्ग में 5 वर्ण, चुवर्ग में 5 वर्ण, टू वर्ग में 5 वर्ण, टू में 5 और इसमें 5। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वर्गों का पहला, तीसरा, पंचम और आपका यण प्रत्याहार। ठीक है, तो वर्गों का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण कौन कौन सा है, तो देखिए आप यहाँ पर, वर्गों का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण, वर्गों का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण, पहला, तीसरा, पंचम वर्ण, पहला, तीसरा, पंचम, पहला, तीसरा, पंचम। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये और साथ में यण प्रत्याहार। तो ये क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, यानी कि जब आप क्या करोगे, इनका उच्चारण करोगे तो कुछ वायु जो है, थोड़ी वायु क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि क, ख, सॉरी ख नहीं, क, ग और अंग, है ना। उसके बाद क्या है, च, च, ज और यम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट, ड और ण, है ना। उसके बाद त, द और न, है ना। उसके बाद प, ब
और म। और क्या बोला, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार यानी कि य, व, र और ल। तो इन सारे वर्णों का बाह्य प्रत्यय क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि क वर्ण का बाह्य प्रत्यय है, क वर्ण का बाह्य प्रत्यय है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अल्प प्राण। ठीक है, क्या बोलोगे आप, अल्प प्राण। ठीक, चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं महाप्राण, है ना। अगला हम क्या देखते हैं, महाप्राण, है ना। आगे हम क्या देखते हैं, महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण के बारे में क्या बोला, महाप्राण के उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि वर्गों का दूसरा, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, और कौन सा प्रत्याहार, और सल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, सल प्रत्याहार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण देखिए आप, वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण कौन कौन सा है, देखिए आप यहाँ पर आप देखिए वर्गों का दूसरा और चौथा, है ना। ये देखिए, ये दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो आप इसको वहां पर उतार लेते हैं, चलो इसको उतार लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, है ना। ख और च, छ, है ना, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, और चौथे में देखिए आप, चौथे में क्या क्या है, चौथे में देखिए आप यहाँ पर ग, झ, ढ, ध, भ, है ना। क्या है, घ, झ, ढ, घ, झ, ढ, घ, झ, ढ, घ, झ, ढ, ध और भ। ठीक है, और क्या बोला, सल प्रत्याहार में श, है ना, श, श, श और ह। ठीक है, तो इतने सारे वर्णों का कितने वर्ण हो गए टोटल, ये 14 वर्ण हो गए। तो इन सबका क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक, मतलब महाप्राण मतलब यहाँ पर वायु जो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा आएगी, है ना। अल्प में कम बाहर निकलती थी, यहाँ पर ज्यादा बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बचा यहाँ पर, आगे यहाँ पर 3 चीज और बचे, है ना, 6 चीज और बची है। तो यहाँ पर आप इन 6 का क्या कर लीजिए, ऊपर के जो 6 है ना, उनको आप 3 का जोड़ा बना लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं संवार, है ना, संवार। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाद, और उसके बाद क्या हो जाएगा, घोष। ठीक है, घोष। ठीक, अब इसके विपरीत, इनके विपरीत, संवार का विपरीत क्या होता है, संवार का विपरीत होता है विवार, है ना। नाद का विपरीत क्या होता है, श्वास, है ना, क्या होता है, श्वास। और घोष का विपरीत क्या होता है, अघोष, घोष के विपरीत क्या होता है, अघोष। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लीजिए, 3 का जुड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो संवार, नाद और घोष की बात करते हैं, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका हर्ष प्रत्याहार। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हर्ष प्रत्याहार। ठीक है, हर्ष प्रत्याहार। ठीक है, और हर्ष प्रत्याहार। ठीक, वह अगर मैं विवार, श्वास और अघोष की बात करता हूँ, अब हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ये तो आपको पता ही है ना, वो तो आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको बता दो, चलो हर्ष प्रत्याहार का देख लेते हैं, है ना। ह, य, व, र, ट तो लेंगे नहीं क्योंकि इस संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, ल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, य, अंग, ण, न, फिर क्या जाएगा, घ, ढ, ध, फिर क्या जाएगा, ज, ब, ग,
ड, द। ठीक है, तो ये हर्ष प्रत्याहार, ये जितने भी ये सारे वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका बाह्य प्रत्यय क्या होता है, संवार, नाद और घोष होता है। ठीक है, अब एक जोड़ा और यहाँ पर देखिए, विवार, श्वास और अघोष, इसका क्या हो जाएगा आपका खर प्रत्याहार। इसमें क्या जाएगा आपका खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। इसमें क्या हो जाएगा आपका खर प्रत्याहार आ जाएगा। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या जाएगा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, श और सॉरी खर प्रत्याहार है ना, हाँ ख, फ, छ, ट, त, हाँ स, श, श। ठीक है, तो ये सारे का क्या हो जाएगा विवार, श्वास और अघोष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर्ष प्रत्याहार है ना, जितने भी क्या है हर्ष प्रत्याहार है, तो उनका क्या होता है संवार, नाद और घोष। खर प्रत्याहार का विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, फिर अगर हम अल्प प्राण की बात करते हैं, तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा वर्गों का दूसरा, चौथा और आपका कौन सा सल प्रत्याहार। ठीक, फिर बात करते हैं हम क्या सॉरी वो क्या था महाप्राण, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यवर अल। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए उदात, अनुदात स्वर, इसमें क्या जाएंगे आपके सारे स्वर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं, आपके 11 बाह्य प्रश्न होते हैं। ठीक, और ये आपके 5 क्या होते हैं अभ्यंतर प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस हम स्क्रीन लगाकर नोट्स पे आ जाते हैं, तो नोट्स को फटाफट देख लेते हैं अब। ठीक है, नोट्स को फटाफट देख लेते हैं, है ना, नोट्स को फटाफट देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके अभ्यंतर प्रश्न। स्पष्ट की बात करते हैं, क से लगाकर मतलब कि सारे क्या होते हैं 25 वर्ण होते हैं ना। ईसत स्पष्ट, यण प्रत्याहार आ जाएगा इसमें, य, व, र, ल। ठीक है, और ईसत विवृत की बात करते हैं, सारे ऊष्म वर्ण हो जाएंगे, श, श, श और ह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, ये और यण जो होता है इसको अपन अंत, इसको हम क्या बोलते हैं अंतःस्थ वर्ण भी बोलते हैं इनको। ठीक, चलिए विवृत की बात करते हैं, अच प्रत्यय, अच प्रत्याहार वाले यानी कि सारे स्वर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समृद्ध की बात करते हैं, तो ऋष्व आएगा यहाँ पर, ये क्या होगा प्रयोग की दशा में। तो इस तरह से नीचे वाले जो दो है ना विवृत और समृद्ध, इसमें किनका बताया गया है स्वरों का अभ्यंतर प्रश्न बताया गया है, और ऊपर के तीनों में क्या बताया गया है व्यंजनों का अभ्यंतर प्रश्न बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब क्या होता है, इस अभ्यंतर प्रश्न में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करती है ना। और जिह्वा जो होती है तालु, मूर्धा, दंत, इन सभी उच्चारण स्थान को, या आप ऐसा बोलो कि वर्ण जो होते क्या करते हैं अपने परस्पर उच्चारण स्थान को छूते हुए क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, और उदाहरण क्या हो जाएगा कस लगाकर म तक सारे 25 वर्ण। इस प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रश्न में जिह्वा थोड़ा कम स्पर्श करती है ना, यण प्रत्याहार आ जाएगा, इसको अंत्यस्थ वर्ण भी बोलते हैं। ईसत विवृत की बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पर मुंह खोलना पड़ता है, उसमें वर्ण सारे आ जाएंगे। विवृत की बात करते हैं, विवृत का मतलब क्या होता है खुला हुआ, इनके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है, तो यहाँ पर सारे अच प्रत्याहार आ जाएगा। और समृद्ध की बात करते हैं ढका हुआ या बंद, तो इसमें वायु जो होती क्या होती है वायु का मार्ग बंद रहता है। ठीक है, वायु बाहर नहीं निकलती, तो प्रयोग की दशा में यहाँ पर आ जाएगा ऋष्व अ। ठीक है, चलिए बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं, मुख से वर्ण जब बाहर निकलते हैं उस दौरान जो प्रयास किया जाता है उसमें क्या कहते हैं बाह्य प्रयत्न करते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। विवार, विवार का मतलब क्या होता है खुला हुआ। संवार का मतलब क्या होता है थोड़ा सा खुला हुआ, ढका हुआ मतलब। ठीक है, श्वास का मतलब क्या होता है यहाँ पर जब वर्णों का उच्चारण करेंगे ज्यादातर क्या आएगी श्वास आएगी। ठीक है, नाद की बात करते हैं, आवाज आएगी यहाँ पर वर्णों का उच्चारण करने में, है ना। घोष की बात करते हैं, ध्वनि गूंजेगी जब वर्णों का उच्चारण करोगे। तो अघोष की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ध्वनि नहीं गूंजेगी, वर्णों का उच्चारण करोगे तो इनकी ध्वनि नहीं गूंजेगी। अल्प प्राण, थोड़ी कम प्राण वायु निकले, है ना। महाप्राण की बात करते हैं, तो प्राण वायु यहाँ पर क्या निकलती है ज्यादा निकलती है। ठीक है, उदात, अनुदात और स्वरित आपको पता ही है ना। चलिए, तो संवार, नाद और घोष, है ना। तो देखिए यहाँ पर हर्ष, संवार, नाद, घोष, यानी कि हर्ष प्रत्याहार जो होते हैं इनका उदाहरण क्या हो जाएगा संवार, नाद और घोष हो जाएगा। विवार, श्वास और अघोष की बात करते हैं, खरो, विवारः,
श्वास अघोष च, यानी कि खर प्रत्याहार जो होता है इसका क्या हो जाएगा आपका विवार श्वास और अघोष हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राणी की बात करते हैं तो वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और आपका यण प्रत्याहार। तो ये देखिए क ग अंग च ज य ट ड ण त द न प ब म और य व र ल, ये इनका क्या होता है अल्प प्राण होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण में वर्गों का दूसरा, चौथा और आपका कौन सा प्रत्याहार शल प्रत्याहार। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये दूसरा चौथे वर्ण है और श ह ये। ठीक है, उदात अनुदात स्वरित इसमें सारे स्वर आ जाएंगे यानी कि अच प्रत्याहार। ठीक, तो इस तरह से हमने आज क्या देख लिया प्रयत्नों को देख लिया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया और मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रयत्न क्या होता है, इनके प्रकार और इनके उदाहरण। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।